प्रतिवर्ष शिवलिंग निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम कराती हूँ। हमारा होटल है वैदिक वाटिका, वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होता है। उससे पहले हमारे गुरुदेव थे परम श्रद्धेय देव प्रभाकर शास्त्री जी, वो भी बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते थे शिवलिंग निर्माण के, असंख्य शिवलिंग निर्माण का कार्य वो कराते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय पॉडकास्ट चैनल डिवाइन ब्लेस्ड। आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं और आज आप देख रहे हो कि हम उनके घर आए, उन्होंने हम अपने घर में वेलकम किया है। थैंक यू सो मच। और आज हम मिलते हैं मैम से, डॉक्टर लता वानखेड़े, जो पार्लियामेंट मेंबर हैं। सो मच फॉर कमिंग जॉइनिंग माय चैनल। मैम, टेल मी, आपकी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए कि आप यहाँ तक कैसे कनेक्ट हुए बीजेपी से। देखिए, हमने सबसे पहले 95 में पहले हमारी ये मकरोनिया ग्राम पंचायत हुआ करती थी, तो इसके एक वार्ड से पंच का चुनाव लड़ा और जीता, वार्ड मेंबर कहलाता है 95 में। उसके बाद फिर 2000 में ये सीट ओबीसी महिला हुई सरपंच के लिए। हमने सरपंच का चुनाव लड़ा, फिर हम सरपंच का चुनाव जीते। फिर हम दूसरी बार फिर ये सामान्य महिला सीट हुई, फिर हम सरपंच का चुनाव जीते दूसरी बार। फिर तीसरी बार 2010 में सामान्य सीट हुई, जनरल, लेडी जेंट्स कोई भी लड़ सकता था। हमने फिर चुनाव लड़ा, हम फिर जीते। ऐसे हम 15 साल यहाँ पर सरपंच रहे। मकरोनिया मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है और अब तो ये नगर पालिका बन गई है। इस तरह से हमारा सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। हमने पंच से लेकर पार्लियामेंट तक का सफ़र जो तय किया है, उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बहुत सारे पदों पे काम किया है। जैसे सबसे पहले हम महिला मोर्चा के जिला महामंत्री बने, फिर 2 बार जिला अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के। फिर हम उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में माननीय स्मृति ईरानी जी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते, तो उनके टीम में उनके साथ काम किया। उन्होंने हमें महिला सुशासन कार्यक्रम का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था, तो हमने पूरे देश में काम किया उस मंच के तहत। और हम साथ ही प्रदेश के महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद हम तुरंत महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद हम उसको कार्यकाल पूरा करने के बाद हम फिर महिला आयोग के अध्यक्ष बने, हमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में मंत्री बने प्रदेश में, और प्रदेश मंत्री का पूरा कार्यकाल हमारा हुआ और हम उसके बाद हम अब सांसद। सो प्राउड मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी वुमेन किसी फील्ड में आगे जाती है। वेरी वेरी फील प्राउड कि वुमेन कुछ भी कर सकती है। आज महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, हर तरह से सक्षम है। आप ये नहीं कह सकते कि महिला कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैम, क्या चेंज लगा आपको अपनी लाइफ में पहले और अब में? बहुत चेंज है। मैं पहले कॉलेज के ज़माने में विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है। उसके बाद फिर मेरी शादी के बाद तत्काल 91 में मेरी शादी हुई, 92 में मैंने पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद मैं पहले तो इतना सक्रिय नहीं थी, लेकिन 95 के बाद मैं फिर बहुत सक्रिय हो गई, पार्टी के सब कामों में जाने आने लगी। बहुत बहुत चेंज पाया है मैंने, बहुत दृश्य बदलते देखा है मैंने, परिवेश बदलते देखा है मैंने। मेरे ये गांव को मैंने शहर बनते हुए देखा है, मैंने जिया है सार्वजनिक जीवन, आम लोगों की ज़िंदगी कैसे ऊपर से नीचे जाते हैं वो लोग, ये मैंने जिया है। मैंने काफ़ी महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। मेरा एक ही लक्ष्य था, महिलाओं का सशक्तिकरण। क्योंकि जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी, गांव था, ये बहुत पिछड़ा गांव था बुंदेलखंड का। यहाँ अशिक्षा थी, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ महिलाएं बीड़ी पर उनका पूरा घर चलता था, बीड़ी बनाती थी। इतना घूंघट प्रथा था यहाँ, बाल विवाह था यहाँ, दहेज प्रथा था यहाँ, सब कुछ था। जितने भी पिछड़ेपन के जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो सब थे। वो मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर उस परिदृश्य को मैंने बदलते देखा। आज 20 से 25-30 साल में मैंने पूरा हमारे क्षेत्र का स्वरूप ही बदल गया। आज हमारी महिलाएं, हमारी सरकार, हमारे माननीय मोदी जी ने जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का आगाज़ किया है, आज हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि वो बैंक खुद जाने लगी हैं, वो खुद अपना बिजनेस कर रही हैं। आप देखिए मकरोनिया, हमारा गाँव नगर पालिका बन गया है। हमारी आधी महिला 18 वार्ड है, तो हमारी 8-9 महिलाएं तो पार्षद ही हैं यहाँ पर। साथ ही हमारी और बाकी जो बहनें जो घर में बीड़ी बनाया करती थी, उनके हमने सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने अपने बिजनेस खड़े किए। कोई
पशुपालन में लग गई, कोई बड़ी पापड़ करती हैं, कोई कपड़े बेचती हैं, कोई साड़ी की दुकान खोल के बैठी हैं। ऐसे छोटे 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 व्यापार करके आज वो लखपति दीदी बनी हुई हैं। तो ये बदलाव है और ये परिवर्तन आया है सिर्फ हमारी प्रधानमंत्री की सोच के कारण, मोदी जी का तो बहुत उनके बड़ा विजन के कारण है, बहुत सपोर्ट है, वो हमेशा बहुत ही सपोर्ट। महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। और आज जैसे है एग्जाम्पल कि दिल्ली में भी एक महिला ही आगे आई है, तो वो हमेशा ही कहते हैं कि महिलाओं को आगे करो। रियली प्राउड। मैम आप कैसे बैलेंस करते हो? आपका कभी जैसे बीजेपी है, हमने देखा कि बीजेपी हमेशा एक धार्मिक रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है, तो आप भी कहीं रिलीजन से बहुत जुड़ी हैं? मैं बहुत ईश्वरवादी हूँ, मैं धर्म पे बहुत अटूट विश्वास करती हूँ और मैं शुरू से बहुत पूजा करती हूँ। पहले तो मैं बहुत उपास भी करती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा दहा की दौड़ धूप हो गई, थोड़े कम करती, लेकिन मैं पूजन सुबह में 1.5 घंटे पूजन करती हूँ। मैं डेली सुंदर कांड का पाठ करती हूँ 12 से 12 महीने, और देवी सप्तशती का भी मैं पाठ करती हूँ। मैं देवी को भी बहुत मानती हूँ, मैं हनुमान जी की उपासक हूँ, इसलिए आज शायद मैं इतनी सशक्त हूँ, मैं किसी से नहीं डरती और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करती हूँ और मैं स्वयं अपना काम स्वयं करती हूँ। मेरे पीछे कोई मेरे पति या मेरा बेटा नहीं करता। जब मैं सरपंच भी थी तो मैं स्वयं का काम स्वयं ही करती थी, बिल्कुल। और मैं बाकी महिलाओं को भी यही प्रेरणा देती थी कि आपके पास सब है, आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो ताकत है, आप उसको जगाइए, आपको केवल जानने की आवश्यकता है। हम क्या कर सकते नहीं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन हमने ये धारणा बदल ली उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना देवी स्वरूप, देवी में 9 शक्तियाँ होती हैं, हमारे अंदर ही इतनी शक्ति है कि यदि हम उसको अवेयर कर लें, हम उसको जान लें, तो डेफिनेटली हम कुछ भी कर सकते हैं। माँ दुर्गा भी है, माँ काली भी है, माँ चंडी भी है, अन्नपूर्णा भी है, बहुत जरूरी है। तो आप ये जो लीला से जो आपने बताया, तो ये जुड़ने के बाद हुआ है या पहले से? नहीं, मैं पहले से बहुत पूजन करती हूँ, मेरे घर में बहुत पूजा होती है और शुरू से मेरी मम्मी भी बहुत पूजा पाठ करती थी, तो हम भाई बहनों में भी वो चीज़ आई है, वो संस्कार आए हैं। फिर हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम शुरू से ही हम जनसंघ के ज़माने से हमारा पूरा परिवार, हमारे मामा, हमारे चाचा सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और हम उसी परिवार से आते हैं और हम शुरू से ही हम लोग का धर्म के प्रति हमारी बहुत आस्था है। हम हमेशा बड़े बड़े धार्मिक कार्य भी करवाते हैं। मैं हर प्रतिवर्ष शिवलिंग निर्माण का एक बड़ा कार्यक्रम कराती हूँ। हमारा होटल है वैदिक वाटिका, वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होता है। उससे पहले हमारे गुरुदेव थे परम श्रद्धेय देव प्रभाकर शास्त्री जी, वो भी बहुत बड़े बड़े यज्ञ कराते थे शिवलिंग निर्माण के, असंख्य शिवलिंग निर्माण का कार्य वो कराते थे। तो उनसे हमने दीक्षा ली आज से 24 वर्ष पहले। तो तब से हम लगातार वो शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रमों में जाते भी हैं और अब हमारे दादाजी चूँकि स्वर्ग सिधार गए, इसलिए उनके बाद हमारे केशव गुरु महाराज जी हैं, उनके सानिध्य में हम वो जैसा यज्ञ करते थे उसी का अनुकरण करते हुए वैसा यज्ञ हम कराते हैं। आपको तो बहुत वैसे आज के मतलब बीजेपी से कनेक्ट हो गई है, बहुत बिजी शेड्यूल होगा, तो इस जो बिजी शेड्यूल में आप कैसे अपनी लाइफ में मतलब बैलेंस बना के रखती हैं? मैम एक्चुअली ऐसे कि हम समय चुराते हैं, हम थोड़ा सा अपने को कष्ट जरूर देते हैं। हम सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद क्योंकि योगा करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी से हमको इतनी एनर्जी मिलती है कि हम दिन भर इतना काम करते हैं। हम 12 बजे से पहले कभी नहीं सोते, सुबह हम 5:30-6 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद हम अपने जो लोग मिले उससे पहले हम अपने सारे काम कर लेते हैं, पूजन वगैरह जो भी हमारा योगा रोज की हमारी जो क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होकर हम 10 बजे जनता से मिलना भी शुरू करते हैं। ये कह सकते हैं कि आप सक्सेस हो रही हैं, मगर सक्सेस के साथ आपने अपने आप को उससे जोड़ा हुआ है, भगवान से जोड़ा हुआ है। उनके लिए मतलब आपने ये नहीं किया कि हाँ अब हम इस काम में जुड़ गए हैं तो उन्हें कि 10 मिनट 15 मिनट, मगर आपने जो आपका रूटीन है वो ऐसा का वैसा चलता आ रहा है। आप किस एनर्जी को फॉलो करते हैं? वैसे तो मैं देवी भक्त भी हूँ और मैं हनुमान भक्त भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से हमारे यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है GMP में, तो मैं वहाँ सालों से जाती हूँ। मैं हर मंगलवार को वहाँ जाती ही हूँ, चाहे कुछ हो जाए, यदि यहाँ रहती हूँ तो, और यदि मैं बाहर भी रहती हूँ तो मैं मंगलवार को मंदिर जाती हूँ भगवान के। और मैंने बताया कि मैं रोज डेली सुंदरकांड का पाठ करती हूँ, उससे मुझे बहुत ताकत मिलती, बहुत शक्ति मिलती। मुझे मतलब मेरा 45 मिनट में हो जाता है सारा कुछ, और मैं वो कहीं से भी गाड़ी में हूँ तो गाड़ी में करती हूँ, जहाँ मैं रहूँ
लेकिन मुझे 24 घंटे में एक बार पाठ करना ही है, ये मेरा संकल्प होता है। और सुबह में ध्यान भोजन में मुझे पूरा 1.5 घंटा लगता है। यानी मेन आप एनर्जी हनुमान जी को बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। यानी हनुमान जी बहुत इस युग में यदि कोई है संकट साक्षात मोचन संकट मोचन तो वो हनुमान जी है। हनुमान जी हैं। क्योंकि ये सब चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, काम करना एक महिला के लिए बहुत आसान नहीं है। easy नहीं है। और उसके बाद घर परिवार बच्चा पति, सासू माता मेरी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, उनकी भी 97 ईयर की थी वो, जॉइंट फैमिली। तो उनका भी सब देखना, उनको भी हॉस्पिटल ले जाना, उनके भी सारी चीज़ें देखने के बाद केवल और केवल पूरा खेल टाइम मैनेजमेंट का होता है। तो मैम आप यहाँ मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फैमिली सपोर्ट भी आपको बहुत मिला है। बहुत मेरा फैमिली मुझे क्योंकि बहुत सपोर्ट एक कहते हैं ना वुमन या महिला को आगे बढ़ने के लिए फैमिली का सपोर्ट होना मेरी बहुत पूरी जरूरी है। फैमिली मतलब पूरे टाइम सेवा में रहती है। अभी आपने देखा होगा मेरी भतीजी थी हाँ जी, बिटिया, मैं उनसे मिली हूँ। She is तो very मेरे nice। घर के कोई ना कोई हाँ। नीचे पूरे ऑल टाइम लोग आते हैं। हाँ। तो मैं कभी कहीं लेकिन सबको प्रॉपर रिस्पांस, सबका प्रॉपर काम जितना जो बन सकता है मेरे नहीं रहते में वो सारा होता है। तो हम लोग का कहना है कि हमारे घर कोई कहीं से आता है तो वो निराश होकर नहीं जाना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं उसको ऐसा एक तिनके के बराबर उसको सहारा तो मिल ही जाता है। जैसे मुझे पत्र बनाना तो तभी बन पाएंगे कि जब मैं लिखूं, लेकिन हाँ कहीं किसी को तत्काल सपोर्ट चाहिए, डॉक्टर के यहाँ जाना है, कहीं कोई ऐसा लेटर चाहिए तो मैं तत्काल मेरा पूरा स्टाफ लग जाता, मुझे वहाँ भेजते बना के, फिर मैं वहाँ साइन करती, फिर मैं यहाँ PDF भेजती ताकि लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको वेट नहीं किया जा सकता, तत्काल चाहिए है। जैसे मैं कई लोगों को एम्स भेजती हूँ, कई लोगों को दिल्ली भेजती हूँ, कई लोगों के मैं प्रधानमंत्री से उनके लिए राशि स्वीकृत कराती हूँ, मुख्यमंत्री जी से राशि स्वीकृत। मेरा मतलब जीवन का सबसे अहम लक्ष्य है लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, हेल्थ किसी कभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत होती है बीमारी के समय। उनका परिवार सबसे ज़्यादा दहशत में जब आता है, जब परिवार का कोई परिजन बीमार हो जाता है, तब उन्हें लगता है कि कोई हमारी मदद कर सकता है। और जब वो अपनी तरफ आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि दीदी के पास जाएंगे तो शायद हो जाएगा काम। 2-3 दिन पहले एक बच्चे की जान बचाई, उसको यहाँ से तत्काल रिफर कराया, 9 महीने का बच्चा, उसको वेंटिलेटर चाहिए था, तत्काल लोकसभा से बाहर, लोकसभा में फ़ोन नहीं लगता, मैसेज किया, फिर लोकसभा से बाहर निकली, वहाँ से डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि तत्काल बच्चे को वेंटिलेटर दीजिए, क्योंकि उनकी नहीं मान रहे थे, वो तो बच्चा तो ख़त्म हो जाता उसी दिन, क्योंकि उसको सांस ही नहीं चल रही थी उसकी। ये इस मेरा ये है यश, इसने मुझे मैसेज किया उधर से कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी किसी को आपसे बात करना है। फिर मैं बाहर आई निकल के, फिर मैंने बात की, डॉक्टर से कहा, तो एक सुकून मिलता है किसी के काम आए। वो मैंने कहते हैं ना कि आप किसी की हेल्प करते हो तो वो हेल्प सर्कल से आपके पास आती है। और बच्चे जैसी चीज, हाँ बच्चे जैसे, गॉड ब्लेस। 9 महीने का बच्चा, माँ बाप का पहला बच्चा, कितना प्रिय होगा वो बच्चा। और यदि वो ऐसी स्थिति में आ गया कि डॉक्टर बोल रहे कि बच इसकी कोई उम्मीद नहीं है हमें, और उसके बाद यदि हमने एक तिनके के बराबर उनकी मदद कर दी, इतना ही कहा डॉक्टर को फ़ोन करके कि नहीं आप तत्काल उसको वेंटिलेटर दिलवाइए, और यदि हमारे कहने से मिल जाता और वो बच्चा बच जाता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून, इससे बड़ा सुकून जीवन में कोई है ही नहीं। एक माँ बाप के चेहरे की जो खुशी उस समय जो उनका हम चेहरा देखते हैं, तो लगता है कि नहीं यदि हमारे पास पावर है, हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए मैं समझूँ कि आप इस पावर में आई इसलिए कि आप सबकी हेल्प कर सकें। क्योंकि मैं बहुत छोटे स्तर से आई हूँ, बताइए कि मैं बहुत छोटे परिवार से आई, बहुत मध्यम परिवार से हूँ। आज इतने मध्यम परिवार से मैं इस मुकाम पे गई हूँ, तो भगवान कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ईश्वर की कृपा और मेरे परिवार का साथ, ये इन्होंने मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा। एक महिला जो इतने छोटे से गांव की पंच बनती, वो कभी सोच भी नहीं सकती को पार्लियामेंट में बैठेगी। मैम आज भी जैसे कहते हैं कि मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं होता, राइट? मतलब आज भी ऐसा क्यों होता है कि फीमेल यदि आगे बढ़ना चाहे तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी ही होती है? मैडम नेचुरली स्वभाव है, मानव स्वभाव है। हाँ। कहीं ना कहीं हमारा पुरुष प्रधान समाज थोड़ा सा कहीं ना कहीं आज भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उनको लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मोदी जी जैसे लोग जो महिलाओं को बहुत आगे लेके आ रहे हैं। फील वेरी प्राउड कि मोदी जी हमारे मोदी जी हमारा जो शक्ति वंदन बिल जैसा बिल आया है जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अब 33% महिलाएं विधानसभा लोकसभा में बैठेंगी, तो ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है।
और ये मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, राइट। वो नहीं होते तो इंडिया का तो क्या होता। हम लोग वो तो कोरोना हम में सबके देख लिए भगवान है, ईश्वर का रूप है वो भारत के लिए, कि उनके आने के बाद उन्होंने इतना देश में बदलाव किया बहुत किया। कि हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में बात करिए, आप युवाओं के लिए करिए, चाहे सीमाओं की सुरक्षा की बात करिए, आतंकवाद की बात करिए, हर चीज पे नकेल कसने का काम यदि किसी ने किया है मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने किया है। आप जैसे पावर में हैं तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए? सागर सिटी, अब तो सागर एक स्मार्ट सिटी हो गया है, मैम बहुत महिला सक्सेस हो गया। महिला तो मेरा विषय है। मैंने महिलाओं के सामाजिक उत्थान में पत्रकारिता की भूमिका पर PhD किया है, मेरा विषय वही है। तो मेरा तो पूरा महिलाओं पे ही फोकस होता है। मुझे लगता है मैं महिलाओं को कितना सक्षम बना दूं, कितना आत्मनिर्भर कर दूं उनको। और मैं हमेशा महिलाओं से यही, सब महिलाओं से, मैं बहुत महिलाओं के कार्यक्रम अटेंड करती हूँ। मैं 10-10, 20-20 हजार महिलाओं के सम्मेलन कर चुकी हूँ और करती रहती हूँ, मैं केवल उनको जागरूक करने के लिए। देखिए, एक वर्ग ऐसा होता है उसको जागरूक करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बहुत उच्च वर्ग होता है, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग, एक मिडिल क्लास होता है जो महिलाएं घर गृहस्थी और बच्चे यही करती हैं। एक वर्ग होता है जो बहुत नीचे तबका, जो मजदूरी करता है, बिड़ी बनाती, मजदूरी करती है। सबका अपने अपने स्तर से आगे बढ़ने की, सबके अंदर एक, यदि आपने बीजारोपण कर दिया कि आप यही कुछ करके आप आगे जा सकती हैं, दीदी कैसे जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, करिए, आगे बढ़िए, 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, मैं आपकी मदद करूंगी, आप एक खाता खोलिए, आप छोटा छोटा काम करिए। तो जब उन्होंने, पहले तो हिम्मत ही नहीं करती थी, एक हिम्मत देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि आपने उनको हिम्मत दे दी, मोटिवेट कर दिया, तो उनके अंदर फिर अपार संभावनाएं हैं, वो सब कुछ कर लेती हैं। और आज आप देख रहे हैं इतना परिवर्तन हुआ है MSME के माध्यम से, 50,000 से 50 करोड़ तक का ऋण मिल रहा है महिलाओं को। आप उद्यमी बन रही हैं महिलाएं। बस ये है कि उनको थोड़ा सा कोई ऐसा मिल जाए जो मोटिवेट करे, आगे लाए, उनको हिम्मत दे, उनको साहस दे, उनको बल दे, हम खड़े हैं, करो तो आप। कहीं ना कहीं ये मतलब क्रैश होता है ना मेल ईगो की। बस ये आज भी प्रॉब्लम है। मैं देखती हूँ कि इतना चेंज हो चुका है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, इतना सक्सेस हो गए सब, पहले इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट हो गए, और कहीं ना कहीं वो ईगो जो क्रैश होता है वो आज भी कहीं ना कहीं घर में है। कहीं ऐसा है कि उसके लिए समन्वय की बात, समन्वय। देखिए, हम घर में विरोध पाल के कुछ नहीं कर सकते। यदि हम चाहें कि अरे कर लो, तुमको जो करना है, मैं तो करूँगी, मैं तो जाऊँगी, नहीं, इससे आपको फिर तो मन ही नहीं लगेगा आपका, आप कर ही नहीं पाएंगे काम। समन्वय, घर में, परिवार में इतना समन्वय बिठाना है, उनको इतना मोटिवेट करना, इतना समझाना है। देखो, मेरे हस्बैंड तो एक अलग व्यक्ति है, वो तो इतना, मेरी शोहरत से उनको इतनी खुशी होती है, कभी उनको ऐसा एक लेश मात्र में ऐसा नहीं लगता है कि इसका इतने सम्मान हो रहा है, ये इतने आगे बढ़ रही, मैं, उनको कभी नहीं लगता, बल्कि उनका हमेशा यही होता कि मैं कितना आगे जाऊँ, कितना। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं, और मैं सोचती हूँ हम ऐसे लोगों से, लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। महिलाओं को बिल्कुल, देखिए, हम बढ़ रहे हैं तो हम अकेले थोड़ी बढ़ रहे हैं, पूरा परिवार, पूरा सब समाज बढ़ रहा है। आज हम बने हैं तो हमारा पूरा परिवार गौरवान्वित होता है, सबका सम्मान होता है। कि वुमेन पावर है, यदि वो पावर में है तो वो घर भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। दोनों भूमिका निभाते हैं हम। जो उनका रोल है वो कोई नहीं। देखिए मैम, पुरुष तो तुरंत तैयार होते, कुर्ता पैजामा पहनकर चले जाते हैं। आप समझ ही नहीं सकते कि हम सुबह उठ के क्या करते हैं। Exactly. अभी हमारे हस्बैंड भी जा रहे हैं, लेकिन हम पूरी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमें उनका भी सामान रखना, अपना भी सामान रखना। अब हम 7-8 दिन बाद आएंगे, हमें दिल्ली जाना, वहाँ से हमें कहीं जाना, वहाँ से फलानी पार्टी, शादी, में जा रहे हैं। हम वहाँ भी जा रहे हैं, हमारे IPU में सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें हमें, अभी हम ताशकंद जा रहे हैं। तो क्या है, मतलब मींस क्या, ये होता है एक यूनियन, नहीं, ये होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, IPU कहलाता है। इसमें 186 देशों की महिलाएं हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग, वहाँ एक सांसद का पूरा यूनियन है। अपने देश से हमारा सिलेक्शन हुआ है, कांग्रेचुलेशंस मैम। हम गए हैं, तो वहाँ हमें आतंकवाद के ऊपर, उसमें भी अलग अलग समितियाँ होती हैं, कोई समितियों में कोई लोग गए होंगे, नहीं पता, लेकिन ये आतंकवाद वाली समिति में, उसमें हम गए, हम अकेले गए हैं भारत से।
हम इससे पहले भी एक बार Once again, congratulations. Please Thank you. listen. मैम Thank you, इंडिया thank से you. सेलेक्ट हुई हैं. मैं तो मोदी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट करके देश से माय भेजा व्यूअर्स है। प्लीज लिसन. देखिए वुमन कुछ भी कर सकती है. मैम कितनी सक्सेस हुई हैं और आज इंडिया से सिर्फ मैम सेलेक्ट हुई हैं. दिस इज अ वेरी प्राउड. वंस अगेन मैम वेरी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you, ma'am. इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज. थैंक यू. उसके लिए कल मेरे सागरवासियों ने बहुत बड़ा नागरिक अभिनंदन भी किया है. और अब मैं 4 तारीख को जा रही हूँ. मेरा विषय है आतंकवाद पर की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या नीतियाँ हैं और सुझाव दे सकते हैं. तो वहाँ पर सारे देश की महिलाएं वुमेन बैठेंगी और भी अलग अलग देश के सांसद. ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं ही हैं, बाकी और मेल भी हैं. तो ऐसी एक पूरी कमेटी वहाँ पर जाके हम 5 दिन तक विचार विमर्श. मैम दिस इज अ प्राउड मोमेंट ना कि इंडिया से आप सेलेक्ट हुई हैं. दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट. रियली वेरी गुड. आई फील वेरी प्राउड क्योंकि वुमेन पावर कहीं आगे जाती है. तो मैं ये नहीं कहती कि मेल पावर पीछे हो गई है, जी, पर एक रिस्पेक्ट एक जो होता है रेगुलेशन से जो उन्हें मिल रहा है. दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट. मैं सरपंच रहते भी पूरे देश से एक सरपंच को भेजा था. एक सरपंच, एक सांसद और एक विधायक. UNDP में संयुक्त राष्ट्र संघ की कॉन्फ्रेंस हुई थी. उसमें भी भारत से मेरा सिलेक्शन हुआ. मैं 2 बार जा चुकी हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ में. जी मैम आपके साथ बैठकर भी एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है. जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप हनुमान जी की एनर्जी को फॉलो करते हैं, तो आप किसी गुरु को भी फॉलो करते हैं कि आप हनुमान जी ही आपके गुरु हैं? देखिए मेरे गुरु जी हैं देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी. उनसे मैंने दीक्षा ली थी. और वो तो शिव उपासक हैं. उनमें शिवलिंग निर्माण करते हैं बहुत ज़्यादा. लेकिन मैं हनुमान जी को भाई मानती हूँ. मैं उनको राखी बांधती हूँ. इसलिए आपका इतना सुंदर ये आप मेरा मंदिर भी चल के हाँ, देखिए. मेरे हनुमान जी भी हैं वहाँ और मेरे भी. जय माता दी. मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ. माता रानी को भी मैं बहुत मानती हूँ. दोनों को मेरे सभी आराध्य हैं. लेकिन मैं कोई ना कोई एनर्जी जरूर होनी चाहिए. जैसे मैं भी माता रानी को बहुत मानती हूँ. मैं अपने गुरु जी हैं, शुक्राना में गुरु जी हैं, उन्हें मैं बहुत मानती हूँ. मतलब इनफैक्ट ये कहो कि मैं उनसे जुड़ने के बाद जैसे मुझे एनर्जी समझ में आई है कि अभी तक तो ये था कि जो क्वेश्चंस थे वो माइंड में थे. मतलब उनको जानने के बाद ये लगा है कि हाँ कि एनर्जी कैसे, एनर्जी क्या है. ओ ये भी ये हमारे नियम जी आदर्श पूरा भी रंग के आई थी. मैं उतार के घर के. तो हम गुरु परिवार में हुए. हमारी दीदी है छिंदवाड़ा में. ओके. वो बहुत पंजाबी परिवारों से संबद्ध है. हाँ. तो दीदी भी अपने घर गुरु जी की जो होता है ना प्रार्थना वगैरह होती है, स्वरूप होता है उनका, स्वरूप होता है उनका रखा जाता है. तो हमारी दीदी ने भी बीच में किया था. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट दिल्ली से मंगवाए थे. उसमें गुरुजी बने थे. दीदी ने सबको दिए, मुझे भी दिया. तो मैं वही पहनी हुई थी. मैं आज उतार के गई थी. मैं कहीं मेरे गुरुजी गंदे हो जाएंगे कलर लग जाएगा. वो भी बहुत साक्षात. हाँ बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है. फिर वही मैं कह रही हूँ कि मैं एक्चुअली गॉड को तो मानती थी. माता रानी से मेडिटेशन ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही. मेरी एक्चुअली फैमिली जो कहती थी कि नहीं कम पूजा किया करो, मगर मुझे पता नहीं क्यों आई फील कि जब भी मैं उनसे कनेक्ट नहीं हूँ, मतलब नहीं करूँ, तो मुझे लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मिसिंग है. मतलब मीन्स सब कहते हैं कितना मंदिर, मतलब मंदिर तो मुझे जाना ही है. पता नहीं एक घर में आप रहते हो पर वहाँ जाके जो एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती. वो तो जो महसूस करता है वही कर सकता है. कि बाकी सबको लगता है पता नहीं क्या वेले काम है. मुझे मैं एक दिन पूजा नहीं करूँ मुझे इतनी झटपटाहट होती है. मुझे लगता है आज मैं सुबह 7 बजे एक कार्यक्रम में चली गई थी. मैं आधी पूजा की मंदिर की करके आई. नीचे भी जाती हूँ रोज मंदिर में. मंदिर है शिव जी का, तो जल रोज चढ़ाती हूँ. वो करके आई. उसके बाद घर का पूजन रह गया था. फिर मैं वहाँ से आके की तो वहाँ वो लोग मुझे बोले क्यों नहीं कर रही नाश्ता, क्यों नहीं कर रही. मेरा पूजन नहीं हुआ है अभी मैं पूजन करके ही नाश्ता करूँगी. फिर मैं घर आके आधा पूजन किया ऊपर का, फिर मैंने नाश्ता किया. बेचैनी होती नहीं. तो आप गए वहाँ पे, आश्रम गए हो? मैं नहीं, मुझे जाना है. अभी तक तो मैं नहीं गई. मेरी दीदी ने कहा जाना जरूर. बड़ा देव का मंदिर है, बड़े शिव जी का मंदिर वहीं है गुरु जी का. शिव जी का ही साक्षात कहते हैं लोग. दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में भी है, एक्चुअली बॉम्बे में भी है. तो मैं भी बॉम्बे जाती थी, तो रियली बहुत अच्छा लगता है. इनफैक्ट मुझे एनर्जी के बारे में उनके जुड़ने के बाद ही पता चला. और ऐसा नहीं है कि मैं कहती थी कोई भी जाएगा एनर्जी से जुड़ जाएगा. उसके लिए आपका इंटरनल कहते हैं क्लीन होना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है.
मतलब यू नो आप डिस्कनेक्ट होगे जब नेगेटिव से, तभी आप पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ सकते हो। रियली वंडरफुल एनर्जी। और ये आपके साथ बैठ कर भी मुझे फर्स्ट टाइम मैं जब आपसे मिली थी, और आपके एनर्जी बहुत अच्छी फील हो रही है, आपका घर भी बहुत सुंदर है, मुझे सो ब्यूटीफुल, और टेम्पल जाके बहुत अच्छा लगा। सो मैम, आप बहुत बिजी रहते हो, आपने बताया, तो आपका डेली रूटीन क्या है? मेरा देखिए, अभी तो मैं जब घर में यहाँ रहती हूँ तो मैं अपना सुबह उठ के योगा, फिर पूजन, फिर नाश्ता, फिर कुछ लोगों का 10 बजे से आना जाना शुरू हो जाता, मिलना जुलना। फिर मेरे प्रोग्राम्स रहते हैं 11 बजे के बाद। मेरी बहुत बड़ी लोकसभा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा में मेरा कार्यक्रम रहता ही है। जब मैं रहती हूँ तो वहाँ जाना होता है। फिर जो एक बार मैं 10, 11, 12 बजे घर से निकलती हूँ, मेरा यहाँ एक संवाद केंद्र भी है। जब मैं यहाँ रहती हूँ, जिससे मेरा कोई बाहर कार्यक्रम नहीं था, तो मैं वहाँ बैठती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। पूरे क्षेत्र के व्यक्ति मुझसे अपनी समस्याएं लेके आते हैं। बाकी दिन में विधानसभा के किसी भी अपने मंडलों में कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, या संगठन का भी होता है, या कोई भी ऐसा शासकीय कार्यक्रम, वहाँ जाती हूँ। फिर शाम को 9-10 बजे घर आती हूँ। फिर अपना थोड़ा बहुत पूजन पाठ, हाँ, फिर उसके बाद तैयारियां दूसरे दिन की जाने की। अभी मुझे 10 बजे ट्रेन भी है मेरी, तो मुझे दिल्ली जाना है, कल सत्र है मेरा। और आज मेरा बहुत बड़ा कार्यक्रम था होली मिलन का। हाँ, पूरे क्षेत्र से लोग आए थे, कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग आए थे। अच्छा कार्यक्रम है। मैम, आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या पॉजिटिव थॉट्स या कुछ शेयर करेंगे प्लीज़? बस मैं वुमेन्स से मेरा हमेशा यही कहना रहता है कि मैं महिलाओं को कहती हूँ कि आप राष्ट्र की आधार शक्ति हैं। प्रलय और निर्माण आपके गोद में खेलते हैं। आप अपने आप को कहीं से कमतर मत आके, आपके अंदर वो सब कुछ है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं तलाशा। अपने आप में वो तलाशिए, और एक अदम्य साहस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, यदि आपने जो चाहा है उसे पाने के लिए, उसे करने के लिए निरंतर आपको प्रयास करिए। आपको सब कुछ मिलेगा, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। जब मैं एक छोटे से पन से यहाँ पहुँच सकती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि हर बहन पहुँच सकती है। हर बहन में वो क्षमता है, वो ताकत है। बस ईमानदारी के साथ अपने काम को करिए। आपको जो जिम्मेदारी मिली उसको ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के पास भी अदृश्य कैमरे होते हैं, वो आपका आकलन करते हैं। कार्यकर्ता को लगता है कि हमारा आकलन नहीं हो रहा है, लेकिन बराबर होता है। जहाँ मोदी जी जैसे लोग हैं, वहाँ अच्छे लोगों का आकलन नहीं होता। मेन कैमरा तो ऊपर लगा ही हुआ है। बिल्कुल लगा, ईश्वर सबका आकलन, ईश्वर सबका आकलन करता है। लोग सोचते हैं कि देखते नहीं, वो सब देखते हैं, सब देखते हैं। बस पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व को निभाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही मैं महिलाओं से सबसे कहती हूँ, बच्चों से भी यही कहती हूँ। आज की जनरेशन के लिए आप क्या कहना मैसेज देंगे, जो कि न्यू जनरेशन आई, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझती हूँ आजकल के हमारी न्यू जनरेशन पाश्चात्य शैली की तरफ बहुत आकर्षित हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा अपडेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप अपडेट नहीं होंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। लेकिन अपडेट होने के साथ साथ हमें अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, अपनी परंपराओं को नहीं भूलना है। हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारी जो परंपराओं में है, उसको लेके ही हमें आगे बढ़ना, उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। नित्य निरंतर प्रयास करिए, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कीजिए, आपको उसको मिलेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इम्पॉसिबल। ये मैं बच्चों के लिए कहती हूँ। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे भी आप मेरे चैनल के बारे में क्या कहेंगे? आप फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पहली बार किसी ने, मैं बहुत इंटरव्यू दे चुकी हूँ, बहुत देती हूँ, पहली बार इतना गहराई से धर्म को लेके, आध्यात्म को लेके आपने जो बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम जो करते हैं, हमारी वो बात और भी लोगों तक जाना चाहिए। क्योंकि अभी बीच में ऐसा समय आया था कि लोग नास्तिक हो रहे थे, धर्म में विश्वास उठ रहा था। लेकिन नहीं, मैं लोगों को आह्वान करना चाहती हूँ, अपने जो हमारा आधार शक्ति है, हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, इनको पकड़ के चलिए, इनको लेके चलिए, इनको छोड़ के मत चलिए। हम इनको लेके चलेंगे, तभी हम अपने भारत माता को परम वैभव पर ले जा पाएंगे। और हमारे मोदी जी ने जो 2047 में विकसित भारत की जो परिकल्पना की है, उसको साकार करने के लिए तो तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो। जब तक पूरी
पूरी देश की मानव शक्ति इसके लिए नहीं लगेगी, अकेले मोदी जी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो आह्वान किया है, उन्होंने तो एक ध्वजा लेके वो खड़े हुए हैं, हम सबको उस ध्वजा के वाहक बनना है। टीम चाहिए। इतना बड़ा काम करने के लिए सबकी आवश्यकता होगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब तक ये मंत्र लागू नहीं होगा तब तक हम अपने उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। जनरेशन है बहुत चेंज हो चुकी है, तो जैसे कि हम पहले पेरेंट्स को ही फॉलो करते थे, जो पेरेंट्स ने बोल दिया वही राइट है, पर आजकल की न्यू जनरेशन्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट को लेकर हो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे भी बेटे के माइंड में हैं जो मेरे साथ है, तो आपसे पूछना चाहते हैं, इफ़ यू अलाउ। सो दिविज, नमस्ते मैम। मेरे पास एक क्वेश्चन है आपसे। सागर के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या करप्शन? देखिए बेटा, हमारा सागर एजुकेशन हब है, यहाँ पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कोई कमी नहीं है। हेल्थ की बात करें तो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर था रोजगार। तो हमारे मुख्यमंत्री अभी जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने अभी यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स मीट की है, जिसमें हमारे सागर में 30,000 करोड़ के इन्वेस्ट आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगने वाली हैं, लोगों को बहुत रोज़गार मिलेंगे। तो सबसे बड़ी जो हम समस्या महसूस करते थे युवाओं को रोज़गार की, क्या होता था, हमारी प्रतिभाएं बाहर चली जाती, बहुत एजुकेशन लेती हैं, बहुत पढ़ती हैं और शिक्षित हमारे बच्चे थे, लेकिन उनको उनके हिसाब से यहाँ जॉब नहीं मिलती, वो बाहर चले जाते हैं, हमारी प्रतिभा पलायन हो जाती है। तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा विज़न बनाया है। उन्होंने पूरे प्रदेश में इस तरह के इन्वेस्टर्स मीट किए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, वो यहाँ पर उद्योग लगाने वाले हैं और उससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था, तो हम अब उसकी ओर बढ़ रहे हैं और उस समस्या से निजात पाने की ओर। थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमें टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें की, हमें आपके बारे में जानने का मौका मिला कि आप जिस वर्क में हैं उसके साथ अपनी लाइफ कैसे बैलेंस करते हो, बेन की आप कितनी रिलीजियस हैं, आप भगवान को कितना मानती हैं, एक पावर को कितना मानती हैं। रियली आई फील वेरी प्राउड, एंड आप इंडिया की तरफ से सिलेक्ट हुई हैं, दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट। वंस अगेन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसी तरह सक्सेस होते रहे और हमारे इंडिया का नाम हमेशा ऊपर हो। और मोदी जी तो हैं ही है हम लोग को हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसमें नो डाउट। So thank you so much, ma'am. Thank you so much.